नमस्कार। किसी भी राष्ट्र का ध्वज अभिव्यक्ति और आजादी का प्रतीक है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। आइए हम भी अपने घर तिरंगा लहराएं और इस जश्न का हिस्सा बने। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आप देख रहे हैं संसद टीवी। देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ दीक्षा कोहली। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नीतीश कुमार 8वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री पद की ली शपथ। विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी ने बिहार में किया प्रदर्शन। राजनीतिक स्वार्थ और शॉर्टकट से समस्याओं का नहीं हो सकता स्थायी समाधान। पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री। दिल्ली एनसीआर में पराली से होने वाले प्रदूषण में आएगी कमी। जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। 27 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। चीफ जस्टिस NV रमणा ने दी बधाई। स्वतंत्रता दिवस के पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बड़गाम में मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर। पुलवामा में 30 किलोग्राम IED बरामद। और यूक्रेन संघर्ष के बीच फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता को औपचारिक मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रेक्टिफिकेशन दस्तावेजों पर किए हस्ताक्षर। कहा गठबंधन पहले से अधिक संगठित और मजबूत। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें मॉनसून सत्र की जानकारी दी। इस दौरान कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा के कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने संसद भवन परिसर के BG11 के सामने लॉन में पौधारोपण भी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। अभियान के तहत लोगों से अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का आग्रह किया गया। घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा करीब 27 महीने के अंतराल के बाद 31 अगस्त से हटा दी जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक विमान ईंधन की कीमतों के विश्लेषण के बाद यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी प्राथमिकी को एक साथ जोड़ दिया है और इसे दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन वयस्कों को कार्बोवैक्स टीके की बूस्टर खुराक देने को मंजूरी दे दी है जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीके की 2 खुराक ले चुके हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,047 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,28,261 हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 4 मंडलों में गतिशक्ति यूनिट गठित की गई है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे की विकासात्मक और आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। भारत ने चीन की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि दुनिया के कुछ सबसे खूंखार आतंकवादियों को काली सूची में डालने के वास्तविक और साक्ष्य आधारित प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू उच्च तकनीक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए $280 बिलियन के बिपार्टिसन बिल पर हस्ताक्षर किए, जो चीन पर अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में अहम साबित होगा। और अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में एक बार फिर नई सरकार बन गई है।
जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को राजभवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली, जिनके नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने की संभावना है। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया कि नई सरकार बेहतर ढंग से चलेगी। इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से अलग होने के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी के साथ संबंधों पर भी खुलकर बातचीत की। जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई, सबसे पूछिए। हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही है, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। इस बीच बिहार बीजेपी ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वीरचंद पटेल मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय पर आयोजित इस महाधरना में बिहार के लगभग सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करार किया। बीजेपी ने इस मौके पर जिला और प्रखंड स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी और राज्य की जनता को धोखा दिया है। आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया। उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था। तो इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़े हैं राष्ट्रीय सहारा के संपादक संजय त्रिपाठी जी। संजय, अगर इस वक्त हम स्थिति देखें बिहार की, तो एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है। क्या लगता है बिहार में ये जो सरकार बनी है, ये आगे स्थिरता कितनी कायम रख पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती होगी इसके लिए? देखिए दीक्षा जी, बिहार जो है हमेशा बिहार पे पूरे देश की नज़र लगी रहती है। और इस बार भी आप देख रहे हैं कि बिहार में कुछ नया हुआ है। और सरकार कब तक चलेगी इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है जी कि दोनों दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पहली बात यह है कि जदयू की तरफ से यह बीजेपी आरोप लग रहा है कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। वो मामला जो आप आरसीपी का देख रही हैं, आरसीपी पे पहले आरोप लगा, फिर उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया, इस्तीफा दिए। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी आई और इनके तरफ से, भाजपा की तरफ से ये आरोप लग रहा है जदयू पे कि उपराष्ट्रपति पद नहीं दिया गया, तो इसके एवज में उन्होंने सरकार गिराने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों सरकार मजबूती से चल रही थी, दोनों के पुराना संबंध है, 20-22 वर्षों का संबंध है। फिर ऐसी क्या नौबत आएगी? ये दोनों बड़े मामले नहीं है। ये कह रहे हैं कि पार्टी हमारी तोड़ने की कोशिश की रही है जदयू की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया, इसके कारण ये किया। ये दोनों इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं कि अचानक सरकार गिरा दी जाए और दूसरे का दामन थाम ले जाए। तो बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको? इसके बहुत से कारण है और मूल कारण जो ये है कि जदयू को महसूस ये हो रहा था कि जब तक हम बीजेपी के साथ रहेंगे हमारा संगठन विस्तार नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि जब चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव के समय जो है जदयू जो है 43 सीटें लाई थी और भाजपा को 74 सीटें मिली थी। तो जदयू, एक समय था कि जदयू नंबर 1 पोजीशन पे था, नंबर 1 पार्टी थी और उसका दामन सिकुड़ते जा रहा था। और ऐसे हालात में अब जदयू को ये महसूस होने लगा था कि अगला चुनाव भी होगा तो हम मजबूत नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि भाजपा के आगे अभी जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है 43, उससे भी कम आ जाए। क्योंकि ये आपको बता दें कि अभी ताज़ा घटनाक्रम में ये 30 और 31 जुलाई को भाजपा की एक बैठक हुई थी, बहुत मैराथन बैठक हुई थी। पूरे देश भर के उसके सदस्य आए थे, सभी मोर्चों की बैठक बुलाई गई थी
और गांव गांव में इसके नेता गए थे। जी। तो इस विराट रूप जो भी था भाजपा के, जो संगठनात्मक रूप को देखकर जदयू में एक तरह से बेचैनी हो गई कि ये भाजपा जो है और भी विस्तार करने की तुली हुई है, और ऐसे स्थिति में जब चुनाव आएगा तो जदयू कहीं नहीं रहेगा। तो एक कहीं हमें जो लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जदयू को अंदर से लग रहा था कि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, और ऐसे में उसको एक समीकरण की जरूरत पड़ी, और वो समीकरण उसे महागठबंधन में दिखाई दिया और उसने वो समीकरण वहां पर जोड़े और सरकार बनाई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार शॉर्टकट पर चलने की बजाय समस्याओं का स्थायी समाधान करती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ और शॉर्टकट की राजनीति कभी भी समस्याओं को स्थायी रूप से हल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी के पास स्थापित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और साथ ही पराली की लंबे समय से जारी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। पानीपत रिफाइनरी के पास स्थित एक एथेनॉल संयंत्र पर 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। उज्ज्वला योजना से ही 9 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन गरीब बहनों को दिए जा चुके हैं। अब हम देश में करीब करीब 100% एलपीजी कवरेज तक पहुंच चुके हैं। 14 करोड़ से बढ़कर आज देश में करीब 31 करोड़ गैस कनेक्शन है। इससे हमारे गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हुई है। देश कुछ ही दिन के बाद अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस मौके पर देश भर में घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में तिरंगा यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत में हो रही तिरंगा यात्रा दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में देश के वस्त्र उद्योग, देश की खादी और हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहा है। इस क्षेत्र में सूरत ने हमेशा से आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार तैयार किया है। अपना एक अलग ही स्वर्णिम अध्याय लिखा है। गुजरात ने बापू के रूप में आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। गुजरात ने लौह पुरुष सरदार पटेल जी से नायक दिए, जिन्होंने आजादी के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद रची। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत का 49वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर भी किए। न्यायमूर्ति यूयू ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने एक दिन पहले यानी 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक न्यायमूर्ति यूयू ललित का कार्यकाल 3 माह से कम का होगा। वो 8 नवंबर को 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने उदय उमेश ललित को बधाई दी है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज संसद भवन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर रिपोर्ट पेश की गई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर स्थायी समिति के अध्यक्ष तिरुचि शिवा ने सभापति एम वेंकैया नायडू को रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे समाचार राज्यवार। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चलते अपना प्रस्तावित राजस्थान दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का अंतिम सत्र आज से शुरू हुआ।
इसमें कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। वहीं सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज परिवहन निगम की 150 बसों को जनता को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास ये जिम्मेदारी थी। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बिजली और रोजगार की गारंटी दी है। साथ ही महिलाओं की समस्याओं पर भी चर्चा की है। असम सरकार ने पूर्वोत्तर के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूर्वोत्तर के असम में पहला पायलट प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी पी वरवर राव को चिकित्सकीय आधार पर जमानत दे दी है। मामला 31 दिसंबर 2017 में पुणे में आयोजित अलगार परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल के विधायक विक्रम सिंह जी मजीठिया को उनके खिलाफ दिसंबर 2021 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दी है। वे फिलहाल पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा और एसएससी के पूर्व अध्यक्ष अशोक साहा को गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस के जवान रेलवे सहित विभिन्न जगहों पर जांच में जुटे हैं। असम में हर घर तिरंगा अभियान के लिए अब तक 16.07 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 53 लाख से अधिक तिरंगों की बिक्री हो चुकी है। रक्षाबंधन के मौके पर स्कूली छात्राओं ने अटारी बागा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने यहां मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया गया। बता दें कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 30 किलोग्राम आईईडी बरामद कर बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद आईईडी बरामद किया। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंदौर में भारी बारिश के बाद कई निचली बस्तियों में पानी भर गया और तेज बहाव के कारण कई कारें बह गई। शहर के कई मुख्य मार्ग पानी में डूब गए, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पानी से उफनती नदियों, तालाबों और इनसे सटी बसाहटों पर भी निगाह रखी जा रही है। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भी मानसूनी गतिविधियों के जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक 120 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा में गढ़ी में हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र सौराष्ट्र और आसपास के लगने वाले अरब सागर की खाड़ी पर स्थित है। इसके अगले 48 घंटों में और तीव्र होकर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे राज्य में आगामी एक सप्ताह के दौरान मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से गोदावरी सहित कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में राजा महेंद्रवरम के पास दावलेश्वरम के सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी खतरे के पहले निशान के पार चला गया है। अलूरी सीताराम राजू जिले में हालात पिछले महीने आई बाढ़ के कारण पहले ही खराब हैं और यहां एक बार फिर भयंकर बाढ़ आने की खतरा मंडरा रहा है। यहां नदी में पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक के निशान को पार कर चुका है, जिसके बाद निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के एक दल को अलूरी सीताराम राजू जिले में तैयार रखा गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो गठबंधन में शामिल होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोनों देशों को नाटो में सम्मिलित किए जाने का अनुमोदन करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यह गठबंधन अब पहले से कहीं अधिक संगठित और मजबूत होगा। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की प्रतिक्रिया में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जबकि रूस इसके खिलाफ दोनों देशों को लगातार चेतावनी देता रहा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 123 दिनों के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। इस बीच श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके छोटे भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे पर विदेश यात्रा प्रतिबंध की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। दोनों को श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट के लिए व्यापक तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को उस वक्त राजपक्षे और उनके छोटे भाई पर विदेश यात्रा प्रतिबंध 4 अगस्त तक बढ़ा दिया था, जब मौजूदा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच के आदेश जारी करने के लिए अदालत से अनुरोध करने वाली याचिका से संबंधित एक प्रस्ताव आया था। अदालत ने 3 अगस्त को एक बार फिर ये अवधि 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे को सिंगापुर द्वारा एक नया वीजा जारी किया गया है, जिसके जरिए वहां उनके प्रवास को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। गोटबाय राजपक्षे मालदीव के रास्ते 14 जुलाई को सिंगापुर पहुंचे थे। इटली के ट्यूरिन में विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी का परीक्षण किया गया है। बिजली से चलने वाले इस शटल से प्रदूषण कम हो सकेगा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।